साल था 1993। मुंबई। रात के 3 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी और हर घर में खामोशी थी। लेकिन उसी खामोशी के बीच कुछ लोग जाग रहे थे। उन लोगों के हाथ में सिर्फ अपने फैसले नहीं थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर थी। एक आदमी, एक फैसला और एक ऐसा राज जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। आपने धुरंधर 2 में बड़े साहब का किरदार देखा होगा। एक ऐसा शख्स जो कभी सामने नहीं आता लेकिन हर चीज को कंट्रोल करता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद होता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि ये सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। इस किरदार के जड़ें एक रियल इंसान से जुड़ी हैं। एक ऐसा इंसान जिसने मुंबई की तंग गलियों से शुरुआत की और धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए डर का दूसरा नाम बन गया। उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। इंडिया का सबसे वांटेड आदमी, इंटरपोल रेड नोटिस में शामिल और एलिगेडली पाकिस्तान की छांव में छिपा हुआ। 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी इलाके में दाऊद का जन्म हुआ। उसके पिता इब्राहिम कासकर एक पुलिस कांस्टेबल थे और घर में डिसिप्लिन तो था लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक स्ट्रगल था। छोटा सा घर, सीमित आय और बड़ी जिम्मेदारियां, यही उसकी शुरुआती दुनिया थी। घर में कुल 11 भाई बहन थे और हर महीने की तनख्वाह महीने के आधे दिन में ही खत्म हो जाती थी। लेकिन डोंगरी सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां दिन और रात के रूल्स अलग थे। दिन में लॉ चलता था और रात में क्राइम। दाऊद ने बचपन से ये दोनों दुनिया देखी थी। एक तरफ उसके पिता थे जो कानून का पालन करवाते थे और दूसरी तरफ वही गलियां थीं जहां कानून टूटता था। धीरे धीरे उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, अगर कानून इतना मजबूत है तो लोग उससे डरते क्यों नहीं? यही सवाल आगे चलकर उसकी सोच की दिशा तय करने वाला था। उसने देखा कि उसके पिता पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करते रहे, फिर भी उनकी कोई हैसियत नहीं थी। लोग उनकी वर्दी की इज्जत नहीं करते थे। लेकिन डोंगरी के कुछ और लोग थे जिनका नाम सुनते ही माहौल बदल जाता था। स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चली। किताबों से ज्यादा उसे बाहर की दुनिया खींचती थी। वो देखता था कि कुछ लोग बिना जॉब के भी अमीर हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस से नहीं बल्कि लोगों के दिमाग से राज करते हैं। इसी दौरान दाऊद ने एक बात समझ ली, इस शहर में रिस्पेक्ट कमाई नहीं जाती, बनाई जाती है और उसे बनाने का सबसे तेज तरीका है डर। उसने क्लासरूम के बजाय गलियों को अपना असली स्कूल बना लिया। हर दिन कुछ नया सीखता था, किसे कब कैसे हैंडल करना है और किस सिचुएशन में चुप रहना है। कम उम्र में ही उसने छोटे अपराध से शुरुआत की। चोरी, कालाबाजारी और तस्करी के छोटे काम उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं थे, बल्कि ये उसका ट्रेनिंग फेज था। हर छोटे काम के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और हर नए कॉन्टैक्ट के साथ उसका नेटवर्क मजबूत होता गया। धीरे धीरे वो इस दुनिया को सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि उसका हिस्सा बनता जा रहा था। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था। हर कदम सोच समझकर उठाता था। गलती करना उसे मंजूर था, लेकिन वही गलती दोबारा करना मंजूर नहीं था। 1970 के दशक के आखिर में दाऊद ने अंडरवर्ल्ड के 2 बड़े नाम हाजी मस्तान और करीम लाला को करीब से देखा। ये लोग सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि उस दौर के पावर सेंटर्स थे। उनके पास पैसा था, इन्फ्लुएंस था, कनेक्शंस थे और सबसे बड़ी चीज कंट्रोल था। उन्होंने कभी सामने आकर शोर नहीं मचाया, लेकिन उनके इशारों पर शहर चलता था। हाजी मस्तान की एक खास बात थी, वो फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता था और पॉलिटिशियंस के साथ उठता बैठता था। यही मॉडल दाऊद ने अडॉप्ट किया, लेकिन उसे और मजबूत बनाया। उसने समझा कि क्राइम को बिजनेस की तरह चलाना होगा, इमोशंस नहीं, लॉजिक चाहिए। यही उसका असली टर्निंग पॉइंट था। उसने तय कर लिया कि वो सिर्फ इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि एक दिन इस पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाएगा। वो एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जहां डिसीजन सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लिए जाएंगे और वही डिसीजंस शहर की दिशा तय करेंगे। इस सोच के साथ उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को केयरफुली चुना, उन्हें अलग अलग रोल्स दिए और हर काम को कंपार्टमेंटलाइज किया ताकि अगर एक हिस्सा टूटे तो पूरा स्ट्रक्चर न गिरे। 1980 के दशक में मुंबई तेजी से बदल रहा था और उसी के साथ दाऊद भी। उसने अपने भाई और भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाया जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया। ये सिर्फ एक गैंग नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था
जिसमें हर काम प्लानिंग के साथ होता था और हर आदमी की भूमिका पहले से तय होती थी। इस कंपनी में अकाउंटेंट्स थे, लॉयर्स थे, फील्ड ऑपरेटिव्स थे और एक पूरी इंटेलिजेंस विंग थी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। ये किसी लेजिटिमेट कॉर्पोरेशन से कम नहीं था, बस प्रोडक्ट इलीगल था। तस्करी, वसूली और सुपारी लेकर हत्या करना जैसे कामों को एक बिजनेस मॉडल की तरह चलाया जा रहा था। हर ऑपरेशन प्लान था, हर रिस्क कैलकुलेट किया जाता था और हर डिसीजन का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता था। धीरे धीरे डी कंपनी एक शैडो एम्पायर में बदल गई और दाऊद उसका इनविजिबल किंग बन गया। एक समय था जब मुंबई का कोई भी बड़ा रियल एस्टेट डील उसकी मंजूरी के बिना नहीं होती थी। पोर्ट पर आने वाला हर बड़ा शिपमेंट उसकी नजर के सामने से गुजरता था। वो शहर का अनऑफिशियल टैक्स कलेक्टर भी था और अनऑफिशियल जज भी। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। फिल्म प्रोड्यूसर्स को फंडिंग की जरूरत होती थी और दाऊद के पास पैसा था, लेकिन इसके साथ कंडीशंस भी आती थी। कास्टिंग डिसीजंस, प्रॉफिट शेयरिंग और प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, सब कुछ इन्फ्लुएंस होने लगा। एक फोन कॉल किसी फिल्म को शुरू कर सकता था और एक फोन कॉल उसे रोक सकता था। कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की जुबान पर यह बातें थीं, लेकिन पब्लिक में कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि डर सिर्फ थ्रेट से नहीं होता, चुप्पी भी एक तरह का डर है। कुछ फिल्म्स ऐसी भी बनी जिनमें रिपोर्टेडली दाऊद का पैसा लगा था और रिटर्न्स दुबई के जरिए वापस आए थे, पूरी तरह लॉन्डर्ड। 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद मुंबई में राइट्स भड़क उठे। शहर सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि लोगों के मन में भी टूट चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए और तनाव अपने चरम पर था। उस समय दाऊद दुबई में था, लेकिन इन घटनाओं का उस पर गहरा असर पड़ा। यह आज भी डिबेट का विषय है कि वो किस भावना से प्रभावित हुआ, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि उसे जेन्युइनली ग्रीफ था, कुछ कहते हैं कि ये एक कैलकुलेटेड मूव था, एक ऐसा अवसर जिसे उसने अपनी पावर शो करने के लिए यूज किया। लेकिन जो भी हो, उसका अगला कदम किसी भी क्रिमिनल की सोच से बड़ा था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 सीरियल ब्लास्ट्स हुए। क्राउडेड लोकेशंस को टारगेट किया गया और कुछ ही घंटों में शहर केओस में बदल गया। 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। स्टॉक एक्सचेंज, जवेरी बाजार, होटल सी रॉक, एयर इंडिया बिल्डिंग, एक एक करके धमाके होते रहे और पूरा शहर थरथरा उठा। ये इंडिया के इतिहास के सबसे बड़े कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक में से एक था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जिसमें RDX पाकिस्तान से लाया गया था और डी कंपनी ने लॉजिस्टिक्स संभाले थे। ट्रेनिंग कैंप्स में लोगों को तैयार किया गया था, स्मगलिंग रूट्स पहले से एस्टैब्लिश थे और टाइमिंग इस तरह सेट की गई थी कि मैक्सिमम डैमेज हो। टाइगर मेमन इस पूरी प्लानिंग का मेन कोऑर्डिनेटर था, लेकिन पूरा सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में काम कर रहा था। दाऊद को इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना गया। उस दिन उसने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर ली जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। अब वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं रहा, वो एक डिक्लेयर्ड एनिमी बन चुका था। इंडिया ने उसे ऑफिशियली मोस्ट वांटेड घोषित किया, उसके ऊपर टाड़ा लगाया गया, उसकी सारी एसेट्स सीज करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लास्ट के बाद इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया। एक्सट्रेडिशन एफर्ट शुरू हुए, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया, लेकिन दाऊद दुबई से निकलकर गायब हो चुका था। बाद में रिपोर्ट्स आई कि उसने कराची में शरण ले ली है और उसे अलेजिडली ISI की प्रोटेक्शन मिल रही है। इंडिया ने बार बार पाकिस्तान से उसे सौंपने की मांग की, लेकिन हर बार जवाब डिनायल ही रहा। पाकिस्तान का हमेशा एक ही जवाब था, हमारे पास दाऊद नहीं है। लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा था कि वो क्लिफ्टन एरिया के एक बंगलो में रहता है, उसकी सिक्योरिटी टाइट है और उसके फोन कॉल्स ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ आज भी जारी है। इस बीच दाऊद का नेटवर्क और भी ग्लोबल होता गया। UK, UAE, साउथ अफ्रीका और मलेशिया जैसे देशों में उसके कनेक्शंस फैल गए। हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने लगा, फेक करेंसी इंडिया में भेजी जाने लगी और अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स उसके रूट्स के जरिए पूरी दुनिया में फैलने लगी। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, बल्कि एक पैरेलल सिस्टम था जो बॉर्डर्स के पार ऑपरेट कर रहा था। उसका हवाला नेटवर्क इतना सोफिस्टिकेटेड था कि पैसा एक देश से दूसरे देश में जाता था, लेकिन कोई पेपर ट्रेल नहीं छूटता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि उसका एनुअल टर्नओवर बिलियंस में था।
कुछ एस्टिमेट्स तो $2 बिलियन तक की बात करते हैं। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ने दाऊद इब्राहिम को ऑफिशियली ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी उसे टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया। अब ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं रहा था, बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी इशू बन चुका था। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसके कई एसोसिएट्स और फ्रंट कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया। इन कंपनीज के थ्रू रियल एस्टेट, शिपिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस रन होता था। सब लीगल दिखता था, लेकिन अल्टीमेटली एक इल्लीगल एम्पायर को फंड करता था। 2015 में इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड फुजिटिव्स की लिस्ट सौंपी, जिसमें सबसे ऊपर दाऊद का नाम था। उसका एड्रेस तक कराची बताया गया, व्हाइट हाउस, नोमान रोड, ब्लॉक 4। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसकी मौजूदगी से इनकार किया। ये डिनायल इंटरनेशनल लेवल पर भी सवालों के घेरे में रहा। कई देशों ने पब्लिकली कहा कि पाकिस्तान का ये स्टांस क्रेडिबल नहीं लगता। यहां तक कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ऑफ द रिकॉर्ड एडमिट किया कि दाऊद का कराची कनेक्शन रियल है। 2020 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसका एक बड़ा कारण टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नेटवर्क्स थे, जिनमें दाऊद जैसे नाम इनडायरेक्टली शामिल माने जाते थे। इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन दाऊद अब भी अनरीचेबल था। इस ग्रे लिस्टिंग से पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों पर असर पड़ा। ये एक इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था उस एक इंसान की वजह से, जिसे ऑफिशियली उनकी सरकार जानती भी नहीं। समय के साथ डी कंपनी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हुए। राइवल गैंग्स और लॉ एनफोर्समेंट प्रेशर ने इसे कमजोर किया। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का करीबी था, उसका दुश्मन बन गया और गैंग वॉर शुरू हो गई। दोनों तरफ से हिट्स होने लगे। कई बार छोटा राजन ने यह क्लेम किया कि वो देशभक्त है और दाऊद एक ट्रेटर। इस वॉर में दोनों साइड्स के डिजर्टेड लोग मारे गए, कुछ ने सरेंडर किया और कुछ खुद ही किसी और दिशा में निकल गए। इसके बावजूद दाऊद की आइडेंटिटी एक व्यक्ति से बढ़कर एक सिस्टम बन चुकी थी। एक ऐसा सिस्टम जो उसके ना रहने पर भी ऑपरेट कर सकता था। धुरंधर 2 का बड़े साहब भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एक ऐसा कैरेक्टर जो सामने नहीं आता, लेकिन हर चीज को कंट्रोल करता है। दाऊद भी कभी कैमरा के सामने नहीं आया। उसकी वेरीफाइड फोटोज बेहद कम हैं। उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग्स रेयरली सामने आई हैं, लेकिन उसके फैसलों का असर हर जगह महसूस किया गया। यही उसे और भी खतरनाक बनाता है। जो दिखता है उससे लड़ा जा सकता है, जो दिखता नहीं उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी उन सब के लिए जो उसे पकड़ना चाहते हैं। 2022 में रिपोर्ट सामने आई कि दाऊद की तबीयत खराब है और उसे पॉइजनिंग दिए जाने की खबरें भी आईं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसके ही किसी करीबी ने यह काम किया, लेकिन इनकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। यह भी संभव है कि ये एक डेलिबरेटली स्प्रेड र्यूमर हो। अंडरवर्ल्ड में ऐसी र्यूमर्स खुद को सेफ रखने का एक तरीका होती हैं। 2025 तक वो ऑफिशियली फ्यूजिटिव है, इंटरपोल नोटिस एक्टिव है और उसकी जानकारी देने पर रिवॉर्ड भी घोषित है, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन अब भी मिस्ट्री बना हुआ है। 1993 ब्लास्ट के 257 विक्टिम्स के परिवार आज भी जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। कई कॉन्विक्ट्स को सजा मिल चुकी है और याकूब मेमन को 2015 में एग्जीक्यूशन दिया गया, लेकिन इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड अब भी लॉ की पकड़ से बाहर है। इन परिवारों की दर्द की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उनके लिए ये केस बंद नहीं हुआ, क्योंकि जिस इंसान ने उनकी जिंदगियां तोड़ी वो आज भी किसी आलीशान बंगले में बैठा है। यही इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल और खतरनाक सच है। एक और पहलू जो अक्सर इग्नोर होता है वो है दाऊद की लेगेसी ऑन यंगर क्रिमिनल्स। उसने जो मॉडल एस्टैब्लिश किया वो आज भी कॉपी होता है। दुनिया के कई क्रिमिनल नेटवर्क्स उसी ब्लूप्रिंट पर काम करते हैं। पर्दे के पीछे रहो, सिस्टम को करप्ट करो और हमेशा एक लीगल फेस रखो। उसने क्राइम को प्रोफेशनलाइज किया। उसने दिखाया कि एक डिटर्मिन्ड इंसान सही प्लानिंग के साथ किसी भी सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। ये एक डेंजरस लेसन है, लेकिन ये रियल है। आखिर में दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सिंबल बन चुका है। उस पावर का जो छिप कर काम करती है, उस फियर का जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, और उस थ्रेट का जो समय के साथ खत्म नहीं होता। वो एक इंसान के रूप में शुरू हुआ, एक एम्पायर बनाया और अब एक आइडिया बन चुका है। आइडियाज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आइडियाज को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, इस कहानी का फाइनल चैप्टर अधूरा ही रहेगा।
और जब तक वो चैप्टर अधूरा है, 257 फैमिलीज का दर्द भी अधूरा है। जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है।